गुड मॉर्निंग मेरे विद्यार्थियों। कल बेटा अपन बात कर रहे थे कौन सी विक्रिया की? ऑक्सीकरण अपचयन विक्रिया की बात कर रहे थे। किसके आधार पर कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। क्या कहा था आपने? किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। या अपन यूं कह सकते हैं किसी पदार्थ के द्वारा किसी परमाणु तत्व के परमाणु द्वारा या परमाणु के समूह द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाना बेटा? धनायन बनाना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और किसी पदार्थ के परमाणु या अणु द्वारा या परमाणु के समूह द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाना बेटा? ऋणायन बनाना क्या कहलाता है? अपचयन। तो सीधे अपन ये कह सकते हैं किसी पदार्थ के द्वारा या किसी पदार्थ के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। और किसी पदार्थ के तत्व के परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अब जब इन अभिक्रियाओं का आकलन करते हैं तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन के आधार पर किस प्रकार की अभिक्रिया है बेटा? अर्ध प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। अर्ध प्रकार की अभिक्रिया क्यों कहा? क्योंकि इसमें एक पर परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। इसका मतलब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ संपन्न होते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है ऐसे अभिक्रिया क्या कहते हैं बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया को आपको क्या देना बेटा? एग्जांपल। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां ध्यान रखना है रेडॉक्स अभिक्रिया केवल किसका आधार पर होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होते हैं उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल Zn प्लस CuSO4 क्या बनता है? ZnSO4 प्लस C। वैसे ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन। लेकिन साथ में किसका उदाहरण बन रहा है? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण बन रहा है। अब इस अभिक्रिया में ये देखना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है और किसमें हो रहा है। अब इसमें देखो बेटा Zn किस प्रकार का परमाणु है? उदासीन परमाणु। CuSO4 में SO4 की संयोजकता कितनी है बेटा? -2 और Cu की संयोजकता कितनी है? +2। अब कॉपर सल्फेट में कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? सल्फेट को। तो ये तो बन गया धनायन और सल्फेट की ये क्या बन गया? ऋणायन, जिसके
जिसके कारण दोनों की संयोजकता क्या होगी, पूरी होगी। अब कॉपर सल्फेट में कॉपर ने दे रखी 2 इलेक्ट्रॉन, किसको, सल्फेट को, और सल्फेट ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे किससे बेटा, कॉपर सल्फेट से। अब कॉपर सल्फेट में अपन क्या डालते हैं, जिंक डालते हैं, तो क्या बन रहा है आपके पास ZnSO4 प्लस है Cu। अब कॉपर सल्फेट में से निकल कर क्या आ रहा है, कॉपर निकल कर आ रहा है। इसका मतलब कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन क्या थे, 2 इसमें तार भी थे, जो किसको दे रखे थे, सल्फेट को। अब जिंक इसके साथ इसका रिप्लेसमेंट देगा, तो जिंक के पास भी संयोजकता कितनी है, +2, तो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, सल्फेट को, और सल्फेट वापस इलेक्ट्रॉन किसको, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, जो किससे कनेक्ट रखा था, कॉपर से। तो कॉपर से ये बन क्या हो गया, टूट गया। टूटेगा कब है, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन वापस कनेक्ट करेगा। तो इसका मतलब जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, कॉपर सल्फेट के विलयन को, और उसको ग्रहण कर लिया किसने, कॉपर ने। तो इसका मतलब जिंक ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, त्याग दिया है। तो जिंक का क्या हुआ है, त्यागने वाले इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ऑक्सीकरण। तो जिंक का क्या हो गया बेटा, ऑक्सीकरण। किसमें हुआ ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बना, जिंक है सल्फेट। इसका मतलब जिंक के पास ये था जिंक। अब इसमें क्या लिखे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लिखे Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखे, वो 2 इलेक्ट्रॉन को करने लगा है कॉपर सल्फेट का विलयन, और कॉपर सल्फेट के विलयन में भी सिलिकॉन कॉपर करने मिलता है। तो इसका मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तभी तो इसका रिप्लेसमेंट होगा। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, त्यागने वाले इलेक्ट्रॉन का केवल ऑक्सीकरण हुआ है। तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बना, जिंक सल्फेट। अब दूसरी तरफ कॉपर सल्फेट ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा, ग्रहण किया। तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर सल्फेट ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया, तभी तो क्या मुक्त हुआ, कॉपर मुक्त हुआ। इसका मतलब कॉपर सल्फेट का क्या हुआ है, अब से इलेक्ट्रॉन किससे है, जो जिंक ने डाले क्या किए। इसका मतलब कॉपर सल्फेट का क्या हुआ है, अब से किसमें, कॉपर में। किसमें हुआ बेटा, कॉपर में। तो ये आपके पास इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होने के कारण इसे अपने कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण क्या बन गया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो गया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। किसका ऑक्सीकरण हुआ है, जिंक का। किसमें हुआ है, जिंक सल्फेट में। किसका अपचयन हुआ है, कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट का किसमें हुआ है, कॉपर में। अब इसके साथ साथ वो शब्द और आते हैं, एक अपने पास आता है अपचायक, और दूसरा आता है ऑक्सीकारक। अब रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का क्या हुआ है, जिस क्रियाधार का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण हुआ है, इसका मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तभी तो दूसरा क्रियाधार क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उसका क्या होगा, अपचयन होगा। इसका मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जिसका ऑक्सीकरण हुआ है उसके त्यागे गए इलेक्ट्रॉन द्वारा ही तो दूसरे क्रियाधार का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसका मतलब दूसरे क्रियाधार का वो अपचयन करने में क्या करता है, सहायता करता है, तो उसके कारण उसे क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की रिएक्शन में जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना है। अब ऑक्सीकरण किसका हुआ है, जिंक का हुआ है। अब जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे तभी तो कॉपर सल्फेट का क्या हुआ है, अपचयन। तो किसके कारण अपचयन हुआ है, जिंक के कारण, ना जिसका ऑक्सीकरण हुआ है, जिसका ऑक्सीकरण हुआ है। अब जिसका ऑक्सीकरण हुआ है उसी के कारण तो कॉपर सल्फेट का क्या हो गया, अपचयन। अर्थात हम कह सकते हैं जिंक के कारण कॉपर सल्फेट का क्या हुआ है, अपचयन। इसका मतलब जिंक कॉपर सल्फेट के अपचयन में सहायता कर रहा है, इसलिए वो क्या कहलाता है, अपचायक। तो अपचायक किसे कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का या जिस क्रियाधार का क्या होता है,
ऑक्सीकरण, जिसका क्या होता है ऑक्सीकरण, उसे अपन क्या कहते हैं अपचय कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके द्वारा डाले गए इलेक्ट्रॉन से ही तो दूसरे पदार्थ में क्या होता है अपचय होता है, इसलिए उसे जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचय कहते हैं। और दूसरा शब्द आता है अपचय के साथ ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जिसका क्या हो रहा है अपचय हो रहा है, अब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी तो दूसरा क्रियाधार इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा तो अपचय, जिसका अपचयन हो रहा है उसी के कारण दूसरे क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। अब जिंक ने इलेक्ट्रॉन को क्या कहा तब कॉपर सल्फेट का क्या हुआ अपचयन हुआ, इसका तो जिंक कॉपर सल्फेट के अपचयन में सहायता कर रहा है, इसलिए जिंक क्या हो गया अपचयित हो। अब कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तभी तो जिंक डाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसका मतलब जिसका अपचयन हो रहा है वो दूसरे पदार्थ के क्रियाधार के ऑक्सीकरण में क्या करेगा सहायता, इसलिए उसे क्या कहते हैं ऑक्सीकारक। अब इस अभिक्रिया में कौन अपचय कौन हुआ? जिंक अपचय हुआ, क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन ताकि तभी कॉपर सल्फेट का क्या हुआ अपचय हुआ। और किसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए? कॉपर सल्फेट ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तभी तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, इसका मतलब कॉपर सल्फेट का क्या हो रहा है अपचय हो रहा है, अपचय हो रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी दूसरा क्या करेगा जिंक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, इसका मतलब कॉपर सल्फेट का अपचय हो रहा है तो वो क्या करेगा अपचय, या अपन सीधा शब्दों में कह सकते हैं ऑक्सीकरण अपचय अभिक्रिया में जिस क्रियाधार का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचय, और जिसका क्या होगा अपचय उसे क्या कहते हैं ऑक्सीकारक। इस अभिक्रिया में जिंक क्या हो गया अपचय, कॉपर सल्फेट क्या हो गया अपना ऑक्सीकारक। ये आपके पास इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या बन गई प्रकार बन गई। इन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार मैंने पहले से आपको कहा था क्या याद रखना है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आए हैं तो सबसे पहले पॉइंट आपको रखना है जो रासायनिक अभिक्रिया आपके पास आती है उसकी परिभाषा, परिभाषा के पश्चात दो उसके उदाहरण, तीसरा पॉइंट जो जोड़ों में रासायनिक अभिक्रिया बन रही है उसमें आपको क्या याद रखना है अंतर याद रखना है। कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? तो पहले आपके पास जोड़ा कौन सा आएगा, एक आ गया संयोजन अभिक्रिया, तो दूसरा कौन सा अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। अब ये जोड़ा बन गया, दोनों की परिभाषा, दोनों के दो एग्जांपल और दोनों में अंतर। फिर दूसरा जोड़ा कौन सा बना था आपके पास विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा बन गया विस्थापन अभिक्रिया, दोनों की परिभाषा, दोनों के उदाहरण, दोनों में अंतर। तीसरी आ रही है कौन सा आपके पास त्वरित अभिक्रिया और धीमी गति की अभिक्रिया। तीव्र गति की अभिक्रिया और धीमी गति की अभिक्रिया की परिभाषा, दोनों के उदाहरण, दोनों में अंतर। यहां एक शब्द हो रहा था अभिक्रिया का अर्धायु काल। फिर इसके पश्चात अगला पॉइंट आता है कौन सा उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में अंतर, दोनों की परिभाषा उदाहरण। फिर इसके पश्चात आ गया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, दोनों की परिभाषा, परिभाषा किसके आधार पर ऑक्सीजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर, धन विद्युत तत्व के आधार पर, ऋण विद्युत तत्व के आधार पर और इलेक्ट्रॉन के आधार पर, दोनों में अंतर उदाहरण। फिर साथ में दोनों साथ संपर्क होती है तो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। और साथ में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन, दो शब्द आ गए ऑक्सीकरण और अपचयन। और एक इंपॉर्टेंट परिभाषा अभिक्रिया का प्रकार और पढ़ा करना कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इस प्रकार आपके पास जितनी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनको अपने निम्न पार्ट्स में क्या क्या करना विभाजित किया। इस लेसन का दूसरा टॉपिक बचता है
उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट। अब उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। क्या कह रहे हैं पर? वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, लेकिन स्वयं प्रभावित है या परिवर्तित नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। अब समझ क्या आ गया साथ में? अभिक्रिया का वेग, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। वेग का क्या है? अभिक्रिया के वेग का क्या था? अभिक्रिया के संपन्न होने की दर को अपन क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अर्थात अभिक्रिया संपन्न होने में कितना समय लगता है, उस समय को क्या कर देता है? कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर परिवर्तित कर देता है, समय को बढ़ा देता है या समय को क्या कर देता है? घटा देता है। ऐसे पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का क्या है? उत्प्रेरक से पहले अपन अभिक्रिया के वेग का समझो, और अभिक्रिया के वेग का क्या था? किसी अभिक्रिया को संपन्न होने में जितना समय लगता है, उसके अगर अपन समय के साथ दर निकालते हैं तो वो क्या कहता है? अभिक्रिया का वेग। तो किसी अभिक्रिया को संपन्न होने में जितना समय लगता है, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया में मिलाने में कुछ समय में क्या कर देता है? वो पदार्थ परिवर्तित कर देता है, या तो कम समय में कुछ संपर्क कर देता है, या अभिक्रिया को संपन्न होने में ज्यादा समय लगाता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ऐसे पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। तो सीधी परिभाषा क्या बनेगी? वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। मैंने सतत ये नहीं कहा है कि कम कर देता है अभिक्रिया के वेग को या अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, ये नहीं कहा है। सिर्फ समझ क्या कहा है कि अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ऐसे पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। तो अपने उत्प्रेरक की परिभाषा क्या बनी? वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ऐसे पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। अब जब रासायनिक समीकरण जब आपको लिखना सिखाया था, तब उसमें हमने क्या कहा था? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक दिया जाता है, तो उस उत्प्रेरक को कहां दर्शाते हैं समीकरण में? तीर के निशान के ऊपर दर्शाते हैं। कहां दर्शाते हैं? तीर के निशान के ऊपर दर्शाते हैं। अब जैसे अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं ना, KClO3 को क्या कहता है? गरम कहता है। ये चिन्ह किसका है? गरम का निशान है। तो क्या बनता था? KCl प्लस O2 समीकरण क्या करना है? संतुलित करना है। क्या लगा दो? यहां 3, यहां क्या लगा दो? 2, यहां क्या लगा दो? 2। अब KClO3 नाम है बेटा पोटेशियम क्लोरेट। इसको यदि गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बनती है। अब यदि इसमें बेटा क्या कहा जाता है अभिक्रिया में? MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो अभिक्रिया को संपन्न होने में अर्थात KClO3 क्रियाकारक है और ये उत्पाद है, इसको बदलने में जो समय लगता है, उस समय में मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाने में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, लेकिन मैग्नीज डाइऑक्साइड अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अब KClO3 से KCl प्लस O2 बनने की का जो समय है
उसको NaO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या कर देता था, बदल देता है। ये नहीं कहा कि कम कर देता है या ज्यादा कर देता है, बदल देता है। इसका मतलब अभिक्रिया के संपन्न होने की दर क्या होगी, क्योंकि दर सदैव समय के सापेक्ष निकल जाती है। दर क्या होगी या अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, चेंज हो गया। किसके कारण, उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या मिलाने के कारण, मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाने के कारण। तो यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड किसका कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक कार्य करता है। क्योंकि परिभाषा आपने क्या दी है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। अर्थात रासायनिक जो अभिक्रिया है उसमें यदि अपन किसी पदार्थ को मिलाते हैं, उसके मिलाने के कारण अभिक्रिया के संपन्न होने की दर या अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बदल जाता है। वो क्या है, उत्प्रेरक। अपने कहा कि पोटेशियम क्लोराइड को प्रयोग करते हैं तो क्या बनता है, KCl+CO2। अब जितना समय लगता है उसको नोट कर लेते हैं। फिर उसी रासायनिक दूसरी रासायनिक अभिक्रिया में NaO2 मिलाते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाते हैं, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन मैग्नीज डाइऑक्साइड कोई अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तब वो क्या हो गया, उत्प्रेरक हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन, वनस्पति तेल। इस पर यदि क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है, तो क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है। क्या बनता है, वनस्पति तेल पर यदि हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, वनस्पति घी बनता है। अब इस अभिक्रिया में यदि अपन क्या मिला देगा, निकल मिला दे, निकल एक धातु है, तत्व है, निकल मिला दे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो निकल यहां किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का। तो उत्प्रेरक क्या हो गया अपना, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है लेकिन स्वयं प्रभावित नहीं होता है या स्वयं अभिक्रिया भाग नहीं लेता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। अब ध्यान रखना क्या, इस अभिक्रिया में ये उत्प्रेरक कार्य कर रहा है, इसके लिए निकल कार्य कर रहा है। अब अगला पॉइंट है बेटा, उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक को दो प्रकार से डिवाइड किया गया था। अवस्था के आधार पर। अब टाइप ऑफ कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के प्रकार, उत्प्रेरक को दो प्रकार से परिभाषित किया गया है या दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है अवस्था के आधार पर। अब अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट, समांगी उत्प्रेरक, और दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक कौन सा होगा, वह उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक का क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक कोमा उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों समान भौतिक अवस्था के हो तो ऐसे उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक तथा इस घटना को कहते हैं समांगी
उत्प्रेरण। जैसे एग्जांपल बेटा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं किसके साथ बेटा O2 के साथ, और उत्प्रेरक के रूप में किसको काम लेते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को, तो उसके फलस्वरूप बनता है बेटा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हो गया बेटा सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गई प्लस ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक, ये बन गया आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहां सल्फर डाइऑक्साइड की कौन सी अवस्था में लगा गैसीय अवस्था में, O2 भी किस अवस्था में है गैसीय अवस्था में, इसका मतलब सभी क्रियाकारक किस अवस्था में है गैसीय अवस्था में। उत्प्रेरक क्या क्या है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी कौन सी अवस्था में है गैसीय अवस्था में, और बनता क्या है उत्पाद क्या होगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी कौन सी अवस्था में है गैसीय अवस्था में। तो किस प्रकार का उत्प्रेरण हो गया बेटा समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण का अर्थ क्या कहा या समांगी उत्प्रेरण किसे कहा, जब किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक उत्पाद वह उत्प्रेरक तीनों समान भौतिक अवस्था में हो, तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहते हैं बेटा समांगी उत्प्रेरण, तथा इस घटना क्या कहते हैं समांगी उत्प्रेरण, तथा इस घटना क्या कहते हैं समांगी उत्प्रेरण। जैसे एग्जांपल SO2 के साथ O2 की रिएक्शन कराती है तो क्या बनता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, और उत्प्रेरक के रूप में किसको काम लेते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को। अब यहां सल्फर डाइऑक्साइड की गैसीय अवस्था में, O2 की गैसीय अवस्था में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की गैसीय अवस्था में और सल्फर ट्राइऑक्साइड की गैसीय अवस्था में अर्थात उत्पाद क्रियाकारक और उत्प्रेरक तीनों समान, तीनों की भौतिक अवस्था समान है, ऐसे उत्प्रेरक क्या कहते हैं समांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक है उसका उल्टा कर बेटा, वह रासायनिक क्रिया या जब किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक कोमा उत्पाद व क्रियाकारक तीनों की भौतिक अवस्था समान नहीं हो, तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक, तथा इस घटना क्या कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। जैसे अपन ने कहा बेटा वनस्पति तेल पर कौन सी गैस प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोजन गैस, क्या बनता है वनस्पति घी, और कौन सा उत्प्रेरक काम लिया था अभी अपन ने निकल, कौन सा काम लिया था बेटा निकल। अब यहां वनस्पति तेल कौन सा अवस्था में बेटा द्रवावस्था, और द्रवावस्था को ऐसे दर्शाते हैं H2 कौन सा अवस्था में बेटा गैसीय अवस्था में, निकल धातु है ठोस अवस्था में सॉलिड अवस्था में, और वनस्पति घी भी ठोस अवस्था में है यानी कि सॉलिड अवस्था में। तो उत्प्रेरक उत्पाद और क्रियाकारक तीनों की भौतिक अवस्था समान नहीं है, तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक, और इस घटना क्या कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं N2 पर कौन सी गैस प्रोवाइड की जाती है हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है, तो क्या बनता है NH3 अमोनिया। उत्प्रेरक के रूप में किसको काम लेते हैं आयरन को, N2 गैस है बेटा H2 गैस है, NH3 गैस है मुझे भी, लेकिन आयरन कौन सा अवस्था में कौन सा अवस्था में, तो किसका उदाहरण हो गया विषमांगी उत्प्रेरक। तो यहां उत्प्रेरक को अवस्था के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा दो भागों में, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक तीनों भौतिक अवस्था में समान, विषमांगी उत्प्रेरक तीनों भौतिक अवस्था में समान नहीं हो, तो विषमांगी उत्प्रेरक। और इस घटना क्या कहेंगे विषमांगी उत्प्रेरक। फिर उत्प्रेरक को दूसरे प्रकार से परिभाषित करके प्रकार में डिवाइड करते हैं क्रिया के आधार पर। अब क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं चार। नंबर फर्स्ट धनात्मक उत्प्रेरक,
नंबर सेकंड ऋणात्मक प्रेरक। चलो क्या फिर इसके प्रकार का पढ़ते हैं। थैंक्स।